हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बटन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हमारे साइड से। जेआईबी से बैंक प्रमोशन के संबंध से मैं बात कर रही हूँ। जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, क्वेश्चन बैंक नंबर 5 है। ठीक है, एक छोटा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, हमारे पास दो तरह के प्रोग्राम है जेआईबी के, शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ। दोनों के दोनों ही वीडियो आपको मिल जाएंगे, इसका टेंशन नहीं लेना आपको। सिर्फ ये है कि आपको मैं बेनिफिट्स बता दूँ। शॉर्ट टर्म करेंगे अगर आप, तो आप एक ही दिन में एक पेपर का पूरा कोर्स कर पाएंगे आप। ठीक है, 16 घंटे की वीडियो होती है। या फिर अगर मान लीजिए आपका समय नहीं रहता, 10 ही मिनट पढ़ पाएंगे, तो 10 मिनट ही पढ़ के आप ये पेपर क्लियर कर सकते हैं आराम से। 55 से 60% नंबर इसको करने से आ जाता है। और इन डेप्थ वीडियो थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड में होता है। इसको करने के लिए आपको 5 दिन का समय देना चाहिए। अगर आप 5 दिन का समय देते हैं तो यहाँ पे आराम से आपको 75% का नंबर टारगेट कर सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ की जो वैलिडिटी की हम बात करेंगे, 6 महीने की वैलिडिटी है। और यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी वो है लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल से करेंगे दाम तो है 800 रुपये, करेंगे 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, इसके दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम है 800 रुपये, इसके दाम है 1200 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम इसका है 2000 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। अब हम आते हैं, पहला सवाल है। ठीक है, ये आपका हो गया। पहला सवाल क्या है? द फियर साइकोसिस रिंग्स द एयर विद द स्प्रेड ऑफ आईटी इम्पैक्ट इज फेल्ट कटिंग across all the levels of management of functional areas. These fears may be described as। फर्स्ट पॉइंट है आपका, पहली चीज समझते क्या बोलता है। जो फियर साइकोसिस होता है, जो मन में एक डर लगता है, क्या है डर? क्या मन में डर लग रहा है भाई? मन में डर लग रहा है कि अब जैसे जैसे आईटी की स्प्रेड है, यानी आईटी जो है बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो सबसे जैसे जैसे स्प्रेड होगा आईटी का, ठीक है, वैसे वैसे कटिंग अक्रॉस सारे लेवल पे आएगा। मैनेजमेंट हो, फंक्शनल एरियाज में, जितने सब जगह कटिंग होने लगे, जॉब की कट होगी। तो ये फियर को हम क्या डिस्क्राइब करेंगे? इस तरह का फियर किस चीज़ के संबंध में यहाँ पे ये बोला जा रहा है? ये जो फियर है आपका किस संबंध में है, ये बात करना है। तो पहला जैसे दे दिया, जॉब कंटेंट लूजिंग ऑफ वंस स्किल एंड एक्सपर्टीज। बोलता है जॉब जो है वो लूज होने लगे, अपना एक स्किल और एक्सपर्टीज सभी लूज होगा। ठीक है, दूसरा जॉब सिक्योरिटी पे खतरा आ जाएगा। तीसरा है ऑथोरिटी डायल्यूशन। नेचुरल सी बात है, ऑथोरिटी डायल्यूशन होगा कि अगर आप सब चीज़ आईटी से काम करवाएंगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, आपकी ऑथोरिटी कम हो जाएगी। ए ऑप्शन है 1 and 2, बी ऑप्शन है 1 and 3, सी ऑप्शन है 2 and 3, डी ऑप्शन है 1, 2 and 3। नेचुरल सी बात है, अगर हम आईटी का स्प्रेड होगा तो एक जो मन में डर लगता है, वो डर लगता है कि जॉब कंटेंट लूजिंग हो गया, यानी आपका जॉब कम होते जाएगा। हर एक आदमी का जो स्किल है, जो एक्सपर्टीज है, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी अगर हम आईटी का यूज़ करते जाएंगे तो। उसके बाद है जॉब सिक्योरिटी भी उतना ही बड़ा खतरा मंडराने लगा, कम लोगों को रखेंगे अब। ठीक है, ऑथोरिटी डायल्यूशन भी होने लगा कि अब सारा काम जब आईटी करेगा तो अपने हिसाब से करता है वो। ठीक है, उसमें आपकी कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए उसको, प्रोग्रामिंग किया उसी हिसाब से वो काम करेगा। तो इसमें हो जाएगा 1, 2, 3 सारे ऑप्शन सही हैं। डी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। विच ऑफ द इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ फॉल्स मतलब गलत कौन सा है वो पूछ रहा है आपसे। ए ऑप्शन है इन स्टोर्ड वैल्यू कार्ड मॉनिटरी वैल्यू इज स्टोर्ड इन द कार्ड इटसेल्फ। बोलता है जो स्टोर्ड वैल्यू होता है कार्ड के अंदर, जिसमें कि मॉनिटरी वैल्यू यानी जो पैसे की वैल्यू होती है, वो स्टोर किया रहता है कार्ड के अंदर खुद से। ठीक है, बी ऑप्शन है जो इन स्टोर्ड वैल्यू कार्ड क्रेडिट लिमिट्स आर जनरली प्रोवाइड बाय द कार्ड इशूअर। बोलते हैं जो स्टोर्ड वैल्यू जो होगा कार्ड के अंदर, तो उसका जो क्रेडिट का लिमिट होगा वो कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है जो कार्ड इशूअर होगा वो। ठीक है, सी पॉइंट है जो स्टोर्ड वैल्यू कार्ड इज ए प्रीपेड कार्ड एंड कार्ड इशूअर इज नॉट ए बैंक बट ए सर्विस प्रोवाइडर। मतलब स्टोर्ड वैल्यू कार्ड एक तरह का प्रीपेड कार्ड है और कार्ड इशू करने वाली जो है वो कोई भी बैंक नहीं है बल्कि एक सर्विस प्रोवाइडर है। क्या है? बल्कि एक सर्विस प्रोवाइडर है। डी ऑप्शन है इन प्रीपेड कार्ड द वैल्यू ऑफ कार्ड लाइंग इन द डिपॉजिट अकाउंट लिंक्ड एट द बैक एंड। बोलता है जो आपका प्रीपेड कार्ड होता है, जो उसकी वैल्यू होगी कार्ड के अंदर, वो डिपॉजिट अकाउंट के साथ लिंक किया रहता है। क्या किया रहता है? डिपॉजिट अकाउंट के साथ लिंक किया रहता है बैक एंड पे। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा स्टूडेंट सही है, कौन सा स्टूडेंट गलत है, ये बताना है। तो देखिए, पहला चीज़ तो समझिए, जो स्टोर्ड वैल्यू होता है कार्ड का, जो मॉनिटरी वैल्यू होगी वो कार्ड के अंदर ही स्टोर की रहती है। तो स्टोर्ड वैल्यू जो होगा कार्ड का, उसके अंदर ही मॉनिटरी वैल्यू डाली हुई रहती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। स्टोर्ड वैल्यू जो होगा कार्ड लिमिट, क्रेडिट स्टोर्ड वैल्यू का जो क्रेडिट लिमिट यानी जो पैसा होगा उसमें, ये प्रोवाइड कौन करता है? कार्ड इशूअर। ऐसा कुछ नहीं, कार्ड इशूअर केवल प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, कोई दूसरा भी सर्विस प्रोवाइडर कर सकता है। जैसे सी पॉइंट में जाएंगे तो जो स्टोर्ड वैल्यू है कार्ड का, वो बोलते हैं एक तरह का प्रीपेड कार्ड। क्या है? प्रीपेड कार्ड है।
और कार्ड इशू करने वाला जरूरी नहीं कि बैंक ही हो, कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है। देखिए ये बात सही है इसकी। डी ऑप्शन है कि इन प्रीपेड कार्ड द वैल्यू ऑफ द कार्ड, जो वैल्यू होगा कार्ड का वो बेसिकली डिपॉजिट अकाउंट के साथ लिंक्ड होगा बैक एंड में। ये भी सही है। तो गलत क्या था? बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ए होल्डर फॉर वैल्यू इज, अब बोलता है जो होल्डर होगा वैल्यू का वो कौन है? ए होल्डर फॉर वैल्यू इज, ए ऑप्शन है ए बैंक अलाउज वन ऑफ इट्स क्लाइंट टू विड्रॉ अगेंस्ट क्लियरिंग ऑफ ए चेक। बोलता है जो बैंक होता है वो अलाउ कर देता है अपने एक क्लाइंट को कि वो विड्रॉ कर सकता है अगेंस्ट जो भी क्लियरिंग होगा चेक का। ठीक है, ये होगा, मतलब ये हो गया। ठीक है। बी ऑप्शन है ए बैंक विच मेंटेन्स हाई नेटवर्थ कस्टमर अकाउंट्स, बोलता है ऐसा बैंक जो कि मेंटेन करता है बहुत ही हाई नेटवर्थ कस्टमर अकाउंट्स को। सी ऑप्शन है ए बैंक विच कलेक्ट्स चेक्स फ्रॉम नॉन कस्टमर, बोलता है ऐसा बैंक है जो कि कलेक्ट करता है चेक्स को नॉन कस्टमर से। ठीक है। डी ऑप्शन है बैंक विच हैंडल्स हाई वैल्यू क्लियरिंग चेक्स, बैंक ऐसा जो हैंडल करता है बहुत हाई वैल्यू का क्लियरिंग चेक्स। अब बताइए इसमें होल्डर फॉर वैल्यू क्या होगा? तो जो बोलता है होल्डर फॉर वैल्यू वो होता है, ठीक है, जहाँ पे बैंक अलाउ करती है अपने क्लाइंट को कि वो विड्रॉ कर सकता है अगेंस्ट जो भी क्लियरिंग जमा करेगा चेक में। यानी आपने मान लीजिए चेक जमा किया है, वो चेक को जब तक क्लियर होता है तब तक आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू क्या है उसका चेक का। या पूरा ही पैसा निकाल सकते हैं या कुछ 40% निकाल सकते हैं, ऐसा रहता है। ठीक है, क्योंकि चेक को क्लियर होने में टाइम लगता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ बोलता है ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉपर्टी फॉर एन अकाउंट ऑफ डेब्ट वेयर नाइदर ओनरशिप नॉर पोजीशन इज पास टू द क्रेडिटर इज नॉन एज। बोलता है कि ऐसा चार्ज की हम बात कर रहे हैं वो भी प्रॉपर्टी के ऊपर है। क्या चार्ज किसी प्रॉपर्टी के ऊपर लगाया गया है जहाँ अमाउंट जो होता है लोन का, डेब्ट मतलब क्या है? लोन है। हाँ, डेब्ट क्या होता है? एक लोन होता है। तो बोलता है कि जहाँ पे ओनरशिप भी नहीं ट्रांसफर हुआ ना ही पोजीशन ट्रांसफर हुआ क्रेडिटर के पास। क्रेडिटर कौन हो गया यहाँ पे? बैंक हो गया। दोनों में से कुछ भी पास नहीं हुआ है। तो अब हम बात कर रहे हैं क्या होगा। प्लेज का मतलब हो गया जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड में क्या होता है? पोजीशन, P4 पोजीशन बोलेंगे, पोजीशन आ जाता है आपके पास। ठीक है। हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन में जैसे कार लोन होता है, नाम सुने होंगे कार लोन। ठीक है। ना ही यहाँ पे कुछ नहीं आता, नथिंग, इसलिए हम एन बोलते हैं, नथिंग। आपके पास कुछ नहीं आएगा। ठीक है। ना ही ऑनरशिप आएगा आपके पास, ना ही पोजीशन आएगा। ठीक है। तो भाई यहाँ से तो ये समझ में आ गया कि बी ऑप्शन सही है। ना ही ओनरशिप आता है, ना ही पोजीशन आता है बैंक के पास। ठीक है। यानी जो क्रेडिटर होता है। मॉर्टगेज, मॉर्टगेज में क्या होता है? आपका ओनरशिप जो होता है, प्रॉपर्टी, ये हम बोलेंगे जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में क्या बोले हम, मान लीजिए फ्लैट है, इसको ऐसा कर देते हैं, मान लेते हैं कि कोई फ्लैट है आपका। ठीक है, ऐसा मानिए फ्लैट है आपका। फ्लैट एक तरीके का प्रॉपर्टी होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी हम इसको बोलेंगे। ठीक है। इसमें क्या हो जाता है? ओनरशिप ये बैंक के पास आ जाएगा। ओनरशिप किसके पास आ जाएगा? बैंक के पास आ जाएगा। आप रह सकते हैं, पोजीशन नहीं आएगा बट ओनरशिप आ जाएगा। लीन में क्या होता है? जैसे बैंक का जो एफडी है, ठीक है, आप उसको पैसा निकाल नहीं पाओगे उसमें से, वो लीन मार्क किया हुआ है। यानी यहाँ बोल सकते हैं ओनरशिप भी बैंक के पास आ गया है प्लस पोजीशन भी बैंक के पास आ गया, दोनों ही बैंक के पास आ गया है। ठीक है, इस केस में। और हाइपोथेकेशन में कुछ नहीं आया, तो सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन ऑफ 5, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। शब्द को बहुत ध्यान सुनना है। 4 स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट सही हैं, एक ही स्टेटमेंट गलत है, ये बोल रहा है। ए ऑप्शन है सिग्नेचर ऑफ द पेई और इंडोर्सी फॉर नेगोशिएशन ऑफ द चेक इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। बोलते जो सिग्नेचर जो होता है, ठीक है, यहाँ जो सिग्नेचर होता है, जो पेई साइन करता है या इंडोर्सी जो करता है नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का मतलब होता है क्या? नेगोशिएशन क्या मतलब समझते हैं आप? नेगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। ठीक है, याद रखिएगा, नेगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। हम्म, ठीक है। जो आप चेक पे कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे? इंडोर्समेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? जब सिग्नेचर कर दिया किसी पे ने, इंडोर्सी ने, नेगोशिएशन, उसको हम बोलेंगे इंडोर्समेंट। बी ऑप्शन, इंडोर्समेंट कैन बी ओनली ऑन द बैक साइड और सेपरेट शीट ऑफ पेपर इज कॉल्ड एलोंज। इसको हम एलोंज बोलते हैं। तो बोलता है जो इंडोर्समेंट होता है केवल और केवल ओनली आप कहाँ कर सकते हो? बैक साइड में कर सकते हो, सेपरेट शीट ऑफ पेपर में कर सकते हो। ठीक है, सी ऑप्शन है। चेक कैन बी इंडोर्स फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। बोलता है चेक को जो है ना आप जितनी मर्जी उतनी बार इंडोर्स कर सकते हो एनी नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। डी ऑप्शन है इंडोर्समेंट इज पॉसिबल ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक। बोलते इंडोर्समेंट आप पॉसिबल है, हर जगह कर सकते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, प्रोमिसरी नोट हो, चेक हो। अब इसमें से बोल रहा है एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी सही है। तो कौन सा है गलत वो आपको बताना है। तो सबसे पहला जो हो गया सिग्नेचर जो होता है पे अगर कर देगा, इंडोर्स ही कर देता है,
तो उसका मतलब चेक को नेगोशिएशन ट्रांसफर के लिए भेजा जा सकता है। तो बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई मतलब बोले कि दिक्कत नहीं है। इंडोर्समेंट को केवल यहाँ पे सब लगा ओनली, इंडोर्समेंट केवल किया जाएगा बैक साइड पे या सेपरेट शीट ऑफ पेपर पे, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इवन आप फ्रंट पे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो फ्रंट पे भी इंडोर्समेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन है, चेक कैन बी इंडोर्स्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ये भी सही, चेक को जितनी मर्जी उतनी बार आप इंडोर्समेंट कर सकते हैं। डी ऑप्शन, इंडोर्समेंट इज पॉसिबल, इंडोर्समेंट को पॉसिबल बिल ऑफ एक्सचेंज में, प्रोविजन नोट पे, चेक पे, ये बात भी उतनी सही है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इन सब में, बी ऑप्शन गलत है, इसलिए हमारे लिए वही सही ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोर्समेंट मैच देयर डिस्क्रिप्शंस, अब बोलता है इनमें से कौन सा ऐसा एंडोर्समेंट है जो कि मैच करेगा उनकी डिस्क्रिप्शन के साथ। ए ऑप्शन है, पे टू एक्स रुपीज़ 110,000 एंड वाई रुपीज़ 2,000 या चेक एज ऑफ रुपीज़ 12,000। बोलता पे करें एक्स को जो कि 10,000 रुपये है और वाई को 2,000 रुपये, अगर चेक जो है 12,000 रुपये का है, जिसको हम बोलेंगे पार्शियल इंडोर्समेंट, हम इस सबको क्या देंगे, पार्शियल इंडोर्समेंट, ठीक है। अच्छा, पार्सल एंडोर्समेंट क्या है, एक्स को 10,000 दिया, बी को वाई को 2,000 दिया। पे टू एक्स ओनली रेस्ट्रिक्टेड एंडोर्समेंट, आप एक्स को पे कर सकते हैं केवल और केवल रेस्ट्रिक्टेड एंडोर्समेंट के फॉर्म में, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, अगर एक्स को पे कर दो केवल केवल रेस्ट्रिक्टेड एंडोर्समेंट कर रहे हैं आप। सी ऑप्शन, पे टू एक्स व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम यूके, पे करना है एक्स को जब वो रिटर्न करेगा यूके से, तो इसको बोले कंडीशनल एंडोर्समेंट। डी ऑप्शन, पे टू एक्स विदाउट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक्स को पे करो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे कुछ नहीं है, इसको हम बोलेंगे सान रिकॉर्स एंडोर्समेंट, ठीक है। अब इसमें से पूछ रहा कौन सा ऑप्शन मैच करता है वो बताना है आपको। जो आपने पार्सल एंडोर्समेंट बोला वो सही है कि एक्स को दे दिया 10,000 रुपये, वाई को दे दिया 2,000 रुपये, इस तरह की चीज़ को हम बोलते हैं पार्शियल एंडोर्समेंट, सही ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ प्रोडक्ट, अब बोलता है इसमें से कौन सा जो है वो लेवल नहीं होगा प्रोडक्ट का, इनमें से कौन सा जो लेवल नहीं होगा प्रोडक्ट का वो पूछ रहा है। ए ऑप्शन है पोटेंशियल प्रोडक्ट, बी ऑप्शन है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, सी ऑप्शन है प्रोडक्ट लाइन, डी ऑप्शन है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। नॉट द लेवल ऑफ प्रोडक्ट, समझिएगा यहाँ नॉट बोल रहा है, कौन सा नहीं है, लेवल ऑफ प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ जो बोलेंगे पोटेंशियल प्रोडक्ट भी एक प्रोडक्ट का लेवल होता है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट भी एक प्रोडक्ट का लेवल होता है, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन नहीं होता है किसी भी तरह का कोई लेवल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लाइन एक अलग चीज़ हो गया, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, ये भी एक लेवल ऑफ प्रोडक्ट होता है। ये तीनों तीनों हम प्रोडक्ट बोलते हैं। पोटेंशियल का मतलब क्या है, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। ऑगमेंटेड का है मतलब कुछ चेंज किया प्रोडक्ट में। एक्सपेक्टेड मतलब हमें ऐसा बनाना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है, जबकि प्रोडक्ट लाइन वो चीज़ होता नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट लाइन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट टू राइज ए पब्लिक लोन। बोलता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होता है एक तरह का सिक्योरिटी होता है जो उसकी मदद से आप इशू कर सकते हैं, जो कि इशू किया जाता है गवर्नमेंट को ताकि वो राइज कर सके पब्लिक लोन को। और इशू होता है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म इशू होता है, ए पहला पॉइंट है बियरर बॉन्ड, दूसरा पॉइंट प्रोमिसरी नोट, तीसरा पॉइंट है सर्टिफिकेट, स्टॉक सर्टिफिकेट्स के रूप में। बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन है 1 एंड 3, सी ऑप्शन है 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। बोलता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होता है वो राइज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक लोन के रूप में, और इशू होता है किस फॉर्म में, तो बियरर बॉन्ड के फॉर्म में भी होता है, प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में होता है, स्टॉक सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में भी होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 9, द मैकेनिज्म फॉर पुलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द पब्लिक इज इशूइंग यूनिट्स टू डैम। बोलते जो मैकेनिज्म होता है, जो मैकेनिज्म है जिसकी मदद से हम रिसोर्सेज को पुल करते हैं पब्लिक से, जहाँ हम इशू करते हैं यूनिट्स उनको और यहाँ इन्वेस्ट करते हैं फंड्स, इस तरह को हम कलेक्ट करते हैं सिक्योरिटीज़ में एज पर अकॉर्डेंस विथ ऑब्जेक्टिव्स जो डिस्क्लोज की हुई डॉक्यूमेंट में, उसे हम क्या बोलेंगे। जो मैकेनिज्म है जहाँ हम रिसोर्सेज को पुल करते हैं पब्लिक से, जो हम इशू करते हैं यूनिट्स उनको, और इन्वेस्ट करते हैं फंड्स जो हम कलेक्ट करते हैं सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। इन अकॉर्डेंस जो ऑब्जेक्टिव डिस्क्लोज की जाती है डॉक्यूमेंट में, उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो पब्लिक को क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे पुल कर रहे हो रिसोर्स, पब्लिक से रिसोर्स पुल कर रहे हैं आप, ठीक है, समझिएगा बात को ध्यान से। और उसके बाद क्या करो, इन्वेस्ट करते हैं आप, पब्लिक से पैसे ले लिए और आपने इन्वेस्ट करना चालू चालू किया एक फंड में, इस तरह के सिक्योरिटीज को क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है पब्लिक इशू, बी ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, सी ऑप्शन है सेपरेशन, डी ऑप्शन है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नेचुरल सी बात है म्यूचुअल फंड है, यहाँ आप क्या कर रहे हो, पब्लिक से पैसा लेते हो
और उसको इन्वेस्ट करते हो फंड को। सही ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 10, ए पोस्ट डेटेड चेक इज रिटर्न बाय द कस्टमर विदाउट पेमेंट बिकॉज द बैंक इज एक्सपोज टू द फॉलोइंग। बोलता है एक पोस्ट डेटेड चेक होती है जो कि हम रिटर्न करता है बैंक बिना पेमेंट के। ठीक है, क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है जो रिटर्न करता है बैंक बिना पेमेंट के। क्योंकि बैंक जो है यहाँ एक्सपोज्ड होता है फॉलोइंग रिस्क से। क्या रिस्क है? ए ऑप्शन है कस्टमर डाइज बिफोर द डेट ऑफ चेक, कस्टमर मर गया पहले ही जिस डेट को चेक था। बी ऑप्शन इफ गारंटी ऑर्डर रिसीव्ड बिफोर डेट ऑफ चेक, गारंटी ऑर्डर मिल गया चेक की डेट से पहले। सी ऑप्शन है पेमेंट इज स्टॉप्ड बाय द ड्रॉअर बिफोर डेट ऑफ द चेक, पेमेंट को स्टॉप कर दिया गया ड्रॉअर के द्वारा चेक की डेट से पहले। डी ऑप्शन इफ अनदर चेक इज रिटर्न फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स आफ्टर द पोस्ट डेटेड चेक, बोलता है कोई दूसरा चेक रिटर्न हो गया इनसफिशिएंसी ऑफ फंड की वजह से जिस, और वो पोस्ट डेटेड चेक के बाद। ठीक है, अब इसमें सही ऑप्शन क्या होगा वो बताना है। ए ऑप्शन ए एंड बी सी, ए बी एंड सी आर करेक्ट। बी ऑप्शन है ए टू डी ऑल आर करेक्ट। सी ऑप्शन है ए सी एंड डी ओनली आर करेक्ट। डी ऑप्शन बी सी एंड डी आर करेक्ट। कोई पोस्ट डेटेड चेक है जो रिटर्न कर दी जाती है बैंक द्वारा बिना पेमेंट के, ऐसा इसलिए होता है कि उसमें रिस्क रहता है। जो पहला आपको पॉइंट बताया गया है कि कस्टमर मर गया हो चेक की डेट से पहले, तो ये बात सही है। तो उस केस में आपको लौटाना ही पड़ेगा चेक को। क्या करना पड़ेगा? उस केस में आपको लौटाना पड़ेगा। गार्नेसी ऑर्डर यानी कोर्ट का ऑर्डर अगर आपको रिसीव हो गया है बिफोर द डेट ऑफ चेक, उस केस में भी सी ऑप्शन है कि अगर पेमेंट जो है स्टॉप कर दिया गया ड्रॉअर के द्वारा बिफोर द डेट ऑफ चेक, अगर पेमेंट को हम क्या कर दिए स्टॉप कर दिए ड्रॉअर के द्वारा बिफोर द डेट ऑफ चेक। ठीक है, यानी पेमेंट अपने स्टॉप कर दिया है चेक की डेट से पहले, तो इस केस में भी हो जाएगा सही। अगर आपका चेक रिटर्न हो गया है, कोई दूसरा चेक रिटर्न हो गया इनसफिशिएंट फंड के कारण, और वो पोस्ट डेट चेक के बाद का है, तो इस इनसफिशिएंट फंड का रिटर्न हो जाता है, तो इसके लिए चेक रिटर्न नहीं होता है, बल्कि 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 वो फिर से लगा देगा। ऐसा कुछ, ये ऑप्शन गलत है एक्चुअली। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए बी एंड सी आर करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि अगर आपके पास मात्र एक दिन का समय है और एक ही दिन पढ़ के पास करना चाहते हो उसके लिए बहुत बढ़िया है, या एक ही दिन में आपको पूरा कोर्स करा दिया जाएगा एक पेपर का, पर डे पर पेपर। ठीक है, एक दिन 16 घंटे का वीडियो में आप एक पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, और इसको या फिर 10 मिनट का समय देकर आप पढ़ सकते हैं प्रतिदिन। दूसरा इन डेप्थ वीडियो है जहाँ पे आप 5 दिन का अगर आप समय देते हैं तो इसको बहुत अच्छे से किया जा सकता है, कोर्स को कंप्लीट किया जा सकता है 5 डेज में। ठीक है, इसको करने का मतलब है 75% आ जाएगा। शॉर्ट टर्म करने 55 से 60% नंबर लाना बहुत आसान है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करेंगे 6 महीने की वैलिडिटी है, और यहाँ वैलिडिटी हो जाएगा लाइफ लॉन्ग। ठीक है, प्रिंसिपल्स का दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये, अकाउंटिंग का दाम है 1000 रुपये से, दाम है 1500 रुपये, लीगल का दाम है 800 रुपये से, दाम है 1200 रुपये, कॉम्पो का दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट है तो मन आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं 9508536524, या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibsabimedigi.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seatsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।